हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है एसी जनरेटर। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली एन एसी जनरेटर। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता जाएगा। स्टूडेंट्स, एसी जनरेटर है क्या? एसी जनरेटर क्या करता है? तो स्टूडेंट्स, एसी जनरेटर एक डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को ऑल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एसी जनरेटर एक डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को ऑल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नाउ व्हाट इज ऑल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी? तो स्टूडेंट्स, in the next chapter that is alternating current में हम लोग alternating current क्या है वो अच्छी तरह से क्लियर करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी मैं एक बेसिक आइडिया दूंगा ना। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा था कि जब बैटरी के वजह से करंट आता है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहता है। क्या उसमें करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा था? नो। बट स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एसी जनरेटर में जो करंट आता है वो ऑल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। मतलब उसका जो करंट का जो डायरेक्शन है स्टूडेंट्स, एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद चेंज हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए कुछ एक टाइम के लिए ऐसे फ्लो हो रहा था करंट सर्किट में, फिक्स्ड इंटरवल के बाद ऐसे, फिर से फिक्स्ड इंटरवल के बाद ऐसे, फिर से ऐसे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे इन ऑल्टरनेटिंग करंट स्टूडेंट्स, करंट का डायरेक्शन जो है फिक्स्ड इंटरवल के बाद चेंज हो जाता है, ऑल्टरनेट हो जाता है। ऑल्टरनेट होना मतलब बेसिकली चेंज होना। ठीक है, तो आगे जाके इन द नेक्स्ट चैप्टर हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में और भी बहुत कुछ हम लोग को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल अभी आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इन ऑल्टरनेटिंग करंट डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्सेस पीरियोडिकली। मतलब आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे जो डिवाइस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इट इज एसी जनरेटर। एसी जनरेटर समझ में आ रहा है ना? बेसिकली ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है ऑल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब यहाँ पे जो करंट आएगा वो कैसा करंट होगा स्टूडेंट्स? ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसका डायरेक्शन आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम चेंज हो जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिखा एक बार देख लेते हैं। ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, एसी जनरेटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू ऑल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी कैसे कन्वर्ट होता है मैकेनिकल एनर्जी टू ऑल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और आपको सब कुछ समझ में आता रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर। ठीक है, सो ध्यान देते रहना है, काफी इजी है, आपको ऑलरेडी पता भी है, तो प्लीज ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, हम लोगों को पता है कि अगर एक कॉइल को या एक लूप को मैग्नेटिक फील्ड पे रखा जाए तो उसके अंदर से क्या जाएगा स्टूडेंट्स? यस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रहा है तो हम लोग कहते हैं कि इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, या इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, जिस मैग्नेटिक फील्ड पे रखा हुआ है लूप, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? इट्स बी ए कॉस थीटा। दिस बी ए कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? नो ना स्टूडेंट्स, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, इफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए लूप चेंजेस, तो क्या आता है स्टूडेंट्स? आप लोग को अच्छे से पता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ हैंस करंट। इस लूप में आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ हैंस करंट इफ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस।
ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे कैसे चेंज करवाया जा सकता है? बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बाय चेंजिंग एरिया, बाय चेंजिंग थीटा, बाय चेंजिंग थीटा। तो स्टूडेंट्स यहां पे हम लोग देखेंगे कि जब कॉइल घूमेगा, जब कॉइल घूमेगा तब थीटा चेंज होगा। ठीक है, सब क्लियर होता जाएगा। जैसे जैसे कॉइल घूमेगा ये थीटा का वैल्यू चेंज होता जाएगा, और अगर थीटा चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल विल चेंज। अगर थीटा चेंज हुआ तो मैं कॉस थीटा चेंज होगा, और कॉस थीटा चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स अगर चेंज हुआ तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए आप। तो मान लेते हैं दिस इज अ कॉइल, ठीक है, दिस इज अ कॉइल, समझ में आया होगा। और मान लेते हैं ये कॉइल जो है ऐसे घूम रहा है। तो अगर कॉइल ऐसे घूम रहा है, अगर कॉइल ऐसे घूम रहा है, देन दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल। ठीक है, अगर कॉइल ऐसे रोटेट हो रहा है तो ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर। नेक्स्ट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, ये जो मार्कर है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द कॉइल, और यू कैन से डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द कॉइल की ओर ही होगा ऑब्वियसली। सो इसको आप डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द कॉइल बोल सकते हो या डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर बोल सकते हो। और स्टूडेंट्स हम लोग को ये बात अच्छे से पता है कि व्हाट इज थीटा हियर। थीटा कौन सा एंगल है? थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द कॉइल, और थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द एरिया। नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट स्टूडेंट्स। तो आपको याद रखना स्टूडेंट्स, आप याद नहीं रखोगे बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, this is the axis of rotation because the coil is rotating like this, and this is the direction of magnetic field, this is the direction of magnetic field। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, so axis of rotation, magnetic field। तो clearly you can see that students, magnetic field and axis of rotation are perpendicular to each other, are perpendicular to each other। Clear students? Clear? Now please concentrate। So ये है, this black marker is the direction of normal to the coil or direction of area vector, and this blue marker is the direction of magnetic field। ठीक है, so ध्यान देना स्टूडेंट्स। जैसे जैसे आपको ध्यान देना स्टूडेंट्स, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, आपको काफी ध्यान देना है अभी। जैसे जैसे मेरा कॉइल रोटेट हो रहा है, क्या आपको स्टूडेंट्स दिख रहा है कि थीटा चेंज हो रहा है? थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, जो कि इस ओर ही रहेगा, एंड दिस नॉर्मल, नॉर्मल टू द कॉइल। समझ में आ रहा है ना? वेरी इजी। तो जैसे जैसे स्टूडेंट्स कॉइल रोटेट हो रहा है, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? इफ आई आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा नाउ, अभी थीटा क्या है स्टूडेंट्स? इट्स 0 डिग्री, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल बोथ आर अलोंग द सेम डायरेक्शन। ठीक है, अभी जैसे ही स्टूडेंट्स कॉइल रोटेट हो रहा है, आप देख सकते हो थीटा चेंज हो रहा है। नाउ थीटा इज 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? जैसे ही कॉइल रोटेट हो रहा है, यू कैन सी दैट थीटा इज चेंजिंग। जैसे ही कॉइल रोटेट हो रहा है, यू कैन सी दैट थीटा इज चेंजिंग। समझ में आ रहा है? आ रहा है? तो स्टूडेंट्स अगर थीटा चेंज होगा, अगर थीटा चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और अगर फ्लक्स चेंज होगा तो इस कॉइल में क्या आएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। लेकिन घुमाते वक्त, कॉइल को घुमाते वक्त ये याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स कि द एक्सिस ऑफ रोटेशन, द एक्सिस ऑफ रोटेशन शुड बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? ठीक है, और एक बार देखें।
So now what is the value of theta students? 0. ठीक है, now what is the value of theta? 0. Both are along the same direction. This is magnetic field, this is normal to the coil. Clear? Clear? And this is the axis of rotation. So जैसे जैसे कॉइल घूम रहा है आप क्लियरली देख सकते हो थीटा भी बढ़ रहा है, 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 बढ़ रहा है. नाउ थीटा इंक्रीज हो रहा है 90 में. ये कॉइल घूमता जाएगा, थीटा चेंज होता जाएगा. समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? सो दिस इज बेसिकली द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर कि जैसे ही एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड पे घूमेगा such that the axis of rotation of the coil will be perpendicular to the magnetic field. तो जैसे जैसे coil rotate करेगा magnetic flux through the coil will change because this theta will change, and because magnetic flux changes उसमें क्या आ जाएगा? according to Faraday's law आएगा induced EMF, हैंस करंट. और हम लोग आगे जाके स्टूडेंट देखेंगे दिस इज ऑल्टरनेटिंग करंट. यहाँ पे जो करंट आता है, फ्लक्स चेंज होने से जो करंट आता है, यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट आता है. ठीक है स्टूडेंट्स? फ्लक्स चेंज होना मतलब इसके घूमने से फ्लक्स चेंज होना हम लोग बिना फॉर्मूला के भी देख सकते हैं. एक बार देखते हैं स्टूडेंट्स. ध्यान दीजिए. तो फ्लक्स क्या था? बेसिकली फ्लक्स था कितना फील्ड लाइंस उसमें से पास हो रहा है, कितना फील्ड लाइंस उसमें से पास हो रहा है. तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स. सो मान लेते हैं ये फिंगर से मेरा फील्ड लाइंस. ठीक है, ये फिंगर्स जो है मैं फील्ड लाइन समझा रहा हूं. ठीक है, तो ध्यान से देखिए. और ये है मेरा कॉइल. तो अभी देखिए कितना ज्यादा फील्ड लाइंस पास हो रहा है. यस, ज्यादा फील्ड लाइंस पास हो रहा है मतलब ज्यादा फ्लक्स है. अभी कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है. अभी पास हो रहा है क्या? इसके प्लेन में से पास हो रहा है. अभी फ्लक्स कितना है स्टूडेंट्स? अगर मैं आपको पूछूं अभी फ्लक्स कितना है? 0. फील्ड लाइंस प्लेन में से पास हो रहा है क्या? लूप के अंदर से पास हो रहा है फील्ड लाइंस? नो. तो आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस ओर है, मैग्नेटिक फील्ड इस ओर है. समझ में आ रहा है? सो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अभी पास हो रहा था, अभी प्लेन में से पास हो रहा था. ठीक है, प्लेन ऑफ द लूप से पास हो रहा था, लूप में से पास हो रहा था, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स है. ठीक है, अभी जैसे घूम रहा है, जैसे घूम रहा है कम पास हो रहा है, कम पास हो रहा है. अभी नहीं पास हो रहा है, अभी पास हो रहा है. तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कितना हुआ? 0. तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है जैसे जैसे ये घूमता है, जैसे जैसे ये घूमता है. मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस लूप, और यू कैन से टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस लूप विल चेंज, जिसके वजह से इसमें क्या आएगा? इंड्यूस्ड EMF, हैंस करंट. तो मैंने ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्वालिटेटिव स्टडी से भी दिखा दिया और फॉर्मूला में भी देखा हम लोगों ने कि जैसे जैसे कॉइल घूमेगा दिस थीटा विल चेंज. समझ में आया स्टूडेंट? तो एक बार देख लेते हैं प्रिंसिपल का एग्जैक्ट लैंग्वेज. तो स्टूडेंट्स जो हम लोगों ने समझा वही यहाँ पे लिखा हुआ है. आप लोग अपने खुद के लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो स्टूडेंट्स, the working of an AC generator is based on the principle of electromagnetic induction. What is electromagnetic induction? पता है हम लोगों को पता है कि फ्लक्स थ्रू ए कॉइल, फ्लक्स थ्रू ए लूप अगर चेंज होता है तो उसमें इंड्यूस्ड EMF, हैंस इंड्यूस्ड करंट आता है. इसी प्रोसेस को, इसी फेनोमेना को कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट. तो यहाँ पे क्या होगा? When a closed coil is rotated in a uniform magnetic field with its axis perpendicular to the magnetic field. ठीक है, जब एक closed coil को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रोटेट करवाया जाता है सच दैट, हम लोगों ने देखा अभी मैंने समझाया था कि एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. विथ इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, the magnetic flux linked with the coil changes. ठीक है, and मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो उसके बाद तो पता ही है आपको, and an induced EMF and hence
करंट इज सेट अप इन इट। ठीक है, समझ में आया। और ये कैसा करंट आएगा स्टूडेंट्स, आगे जाके हम लोग देखेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट आएगा। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट आएगा। स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये है फील्ड मैग्नेट। ठीक है, ये है फील्ड मैग्नेट। बेसिकली ये एक हॉर्स शू शेप का एक मैग्नेट होता है। मैंने पहले भी उसके बारे में बोला था, हॉर्स शू। ठीक है, हॉर्स शू शेप का एक मैग्नेट होता है, ऐसे यू शेप का। तो हम लोगों ने तो पूरा यू नहीं दिखाया, जस्ट उसका दो पोल्स को दिखाया। ठीक है, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। इनको हम लोग कहते हैं फील्ड मैग्नेट। इनका काम है इन दोनों पोल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एक स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने क्या लिखा एक बार बोल देता हूँ जस्ट। सो इट इज ए पावरफुल मैग्नेट ऑफ द हॉर्स शू शेप। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2, आर्मेचर। तो स्टूडेंट्स ये है वो कॉइल PQRS, ये है वो कॉइल जो दो पोल पीसेस के बीच में है। ठीक है, इसी को ही हम लोग कहते हैं आर्मेचर। ठीक है, ये था फील्ड मैग्नेट और इसी कॉइल को हम लोग कहते हैं, इस रेक्टेंगुलर कॉइल को ही हम लोग कहते हैं आर्मेचर। ठीक है, इसमें ऑब्वियसली बहुत सारा कॉपर्स का टार्न होगा, बहुत सारा टार्न होगा। वैसे तो हम लोग फिगर को सिंपल रखने के लिए दिखाया कि एक टार्न है, लेकिन इसमें बहुत सारा कॉपर, इंसुलेटेड कॉपर का टार्न्स होगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा। इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। सो इसमें बहुत सारा टर्न्स होगा, बहुत सारा टर्न्स होगा। नेक्स्ट आप देख सकते हो, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बेसिकली ये फिगर ऐसा है, तो ऐसे तो ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों ने बोर्ड में कुछ ऐसे ड्रॉ किया। ठीक है, तो ये जो कॉइल है वो ऐसे घूम रहा है। ठीक है, सब समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स जैसे हम लोग वर्किंग में आएंगे। सो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल। आपको समझ में आ रहा होगा कैसे कॉइल घूम रहा है। ठीक है, तो कॉइल घूम नहीं रहा है, बेसिकली कॉइल को घुमाया जा रहा है, तो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। सो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किस ओर होगा, इस ओर, नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड इस ओर होगा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, राइट, नॉर्थ टू साउथ, एंड एक्सिस इस ओर है। तो हम लोगों ने पहले मैंने बोला था, प्रिंसिपल में मैंने बात किया था कि द एक्सिस ऑफ रोटेशन शुड बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये कॉइल इसको ऐसे घुमाया जाएगा। नेक्स्ट नंबर 3, स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए प्लीज, यहाँ पे आके ध्यान देना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये RS, बेसिकली ये जो कॉइल है, ये आर्मेचर है, इसका दो एंड आके दो रिंग पे लगा। ये वाला एंड आके लगा S2 पे और ये वाला एंड आके लगा S1 पे। दिस इज वन रिंग कॉल्ड स्लिप रिंग, दिस इज अनदर रिंग। इन दोनों को स्लिप रिंग्स कहा जाता है, स्लिप रिंग्स, ध्यान से सुनना है। तो ये वाला एंड आके लगा S2 में और ये वाला एंड आके लगा S1 में। ठीक है, ऐसे, मतलब ऐसे जाके ऐसे फिट किया हुआ है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये वाला आके ऐसे फिट किया हुआ है रिंग में, समझ में आ रहा है ना। लेकिन ये फिक्स्ड है, रिंग्स जो है वो फिक्स्ड है, मतलब जब कॉइल रोटेट करेगा रिंग्स भी सेम एक्सिस के अबाउट ही रोटेट करेगा, ये सब रिंग्स भी रोटेट करेगा। समझ में आया, जब कॉइल रोटेट करेगा, जब कॉइल को रोटेट करवाया जाएगा, तब ये रिंग्स S1 एंड S2 ये भी कॉइल्स के साथ रोटेट होगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, आ रहा है। सो एक बार देख लेते क्या लिखा।
द टू एंड्स ऑफ द आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर कॉइल का जो दो एंड है, दो एंड आके दो रिंग में लगा, ये वाला एंड आके लगा S2 में और ये वाला एंड आके लगा S1 में। दिख रहा होगा स्टूडेंट्स आप लोगों को, ठीक है ना। सो द टू एंड्स ऑफ द आर्मेचर कॉइल आर कनेक्टेड टू टू कोएक्सियल रिंग्स S1 एंड S2 कॉल्ड स्लिप रिंग्स। इनको क्या रिंग्स कहा जाता है? स्लिप रिंग्स। एज द कॉइल रोटेट्स, जैसे ये कॉइल घूमेगा, द रिंग्स ऑल्सो रोटेट्स अबाउट द सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, जैसे ये कॉइल घूमेगा, ये जो रिंग लगा हुआ है रिंग भी घूमेगा, ये रिंग भी घूमेगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो नो। नेक्स्ट नंबर 4, नंबर 4 ब्रशेस। ब्रशेस तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको दिख रहा है B1 एंड B2। सो ये बेसिकली मेटेलिक पीसेस होता है, मेटेलिक पीसेस होता है जो रिंग में ऐसे लगा हुआ रहता है। ये रिंग है और रिंग में ऐसे ब्रशेस है और स्लाइडिंग कांटेक्ट मेंटेन करता है, ऐसे लाइटली ऐसे लगा हुआ रहता है और स्लाइडिंग कांटेक्ट मेंटेन करता है। मतलब रिंग ऐसे घूमेगा, रिंग ऐसे घूम रहा है, लेकिन ब्रशेस नहीं घूमेगा, ब्रशेस अपने जगह पे रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बेसिकली रिंग क्या हो रहा है? स्लीप हो रहा है। रिंग क्या कर रहा है? स्लीप। बेसिकली रिंग क्या हो रहा है? स्लीप हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो ब्रशेस जस्ट ऐसे स्लाइडिंग कांटेक्ट मेंटेन करेगा, ऐसे लगा हुआ रहेगा और ये रिंग घूमता रहेगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? रिंग ऐसे घूम रहा है, जैसे ही कॉइल घूम रहा है, जैसे ही कॉइल घूम रहा है रिंग घूम रहा है। समझ में आ रहा है? लेकिन ब्रशेस अपने जगह पे रहेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर? तो एक बार देख लेते हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पे एक ब्रश है और यहाँ पे एक ब्रश है, ये भी इसके साथ टच किया हुआ रहेगा, रिंग घूमता रहेगा लेकिन ये टच किया हुआ रहेगा और ये भी टच किया हुआ रहेगा। तो बेसिकली ब्रशेस का काम क्या है स्टूडेंट्स? तो इस कॉइल पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, जैसे ये कॉइल घूमेगा फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स चेंज होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से, यानी कि फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें आ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, हैंस करंट। तो करंट जो आया, बेसिकली आप लोड के थ्रू करंट को जाना, मतलब आप चाहते हो कि लोड से करंट जाए, मतलब लोड मतलब बेसिकली एक बल्ब बोल सकते हो आप। ठीक है, आप यहां पे जो अल्टरनेटिंग करंट आएगा वो तो ऑब्वियसली उससे आप क्या चाहोगे? आप चाहोगे कि वो एक लोड से जाए, एक बल्ब से जाए और बल्ब ग्लो करे। समझ में आ रहा है ना? इसमें जो करंट आएगा, इसमें जो इंड्यूस करंट आएगा, आप चाहोगे कि वो किसी एक लोड से जाए, फॉर एग्जाम्पल एक बल्ब से जाए। ठीक है, बल्ब से जैसे ही जाएगा बल्ब ग्लो करेगा। समझ में आ रहा है? सो बेसिकली ब्रश का ये काम है कि इस आर्मेचर कॉइल में जो इंड्यूस करंट आएगा, उस इंड्यूस करंट को इस एक्सटर्नल सर्किट पे लेके आना, इस एक्सटर्नल सर्किट पे लेके आना जहां पे क्या है? लोड है। फॉर एग्जाम्पल एक बल्ब है, उसको ग्लो करवाना है। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? आया? नेक्स्ट एक बार देख लेते क्या लिखा मैंने ब्रशेस के बारे में। सो टू फ्लेक्सिबल मेटेलिक पीसेस, टू फ्लेक्सिबल मेटेलिक पीसेस कॉल्ड ब्रशेस आर लाइटली प्रेस्ड अगेंस्ट द टू स्लिप रिंग्स। हल्के से ऐसे स्लिप रिंग्स पे रखा रहता है। ठीक है ना? द ब्रशेस B1 एंड B2 मेंटेन स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट विद द रिंग्स। ठीक है, जैसे कॉइल घूमेगा रिंग्स भी घूमेगा, जैसे कॉइल घूमेगा रिंग्स भी घूमेगा, लेकिन ब्रशेस स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट मेंटेन करेगा। ठीक है, ब्रशेस स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट मेंटेन करेगा, ब्रश नहीं घूमेगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? आया? और ब्रश का काम क्या था स्टूडेंट्स? ब्रश का काम था कि ये जो कॉइल में इंड्यूस करंट आएगा, उस करंट को एक्सटर्नल सर्किट में पास करवाना, बेसिकली लोड से पास करवाना। ठीक है, बेसिकली लोड से पास करवाना। यहां पे मैं लोड किसको बोल रहा हूं? एक बल्ब को बोल रहा हूं, एक बल्ब को बोल रहा हूं जिसको हम लोग का एम है ग्लो करवाना। समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स? अभी हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में है, इट इज वर्किंग। ठीक है, तो वर्किंग शुरू करने से पहले मैं एक चीज बोलूंगा, एक छोटा सा रूल के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स,
हम लोगों ने जब मोशनल ईएमएफ पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा मोशनल ईएमएफ, जहां पे कंडक्टर मूव करता है इन ए मैग्नेटिक फील्ड और उस कंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ आ जाता है, उस कंडक्टर के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उस कंडक्टर में हम लोगों ने करंट का डायरेक्शन भी निकाला था, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकाला था लेंज लॉ यूज करके। लेकिन और एक रूल है जो आप यूज कर सकते हो, उससे इजीली आप करंट का डायरेक्शन निकाल सकते हो। ठीक है, कोई भी कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड पे मूव कर रहा है तो उसमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा वो आप इजीली निकाल सकते हो विदाउट यूजिंग लेंज लॉ। इस रूल को कहते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, सो वेरी सिंपल, राइट हैंड तो ऑब्वियसली राइट हैंड यूज करना पड़ेगा। मोशन, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, सिंपल। MBI ऐसे याद रखिए, MBI, मोशन, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, मोशन, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। ठीक है, कंडक्टर का मोशन का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और कंडक्टर में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन, मोशन, मैग्नेटिक फील्ड, मोशन, मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। याद रहेगा स्टूडेंट्स, याद रहेगा, वेरी सिंपल, मोशन, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। तो ये हम लोग को पता होना चाहिए, जिसको कहते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, इससे क्या निकलेगा, कोई भी कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में मूव कर रहा है तो उस पे जो इंड्यूस करंट आएगा उसका डायरेक्शन कैसे होगा, ये बताता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वर्किंग देखते हैं, वेरी इजी। तो मान लेते हैं कि इनिशियली ये जो कॉइल है ये वर्टिकल पोजीशन में था, वर्टिकल पोजीशन में था, मतलब ऐसे था। मैं इसको पीछे दिखाता हूं, मतलब ऐसा था, समझ में आ रहा है ना, ऐसा था, समझ में आया स्टूडेंट्स। तो लिख लेते हैं थोड़ा, let us consider that initially the coil PQRS is in the vertical position. ठीक है, तो कॉइल कुछ ऐसे था। ठीक है, PQ ऊपर था, RS नीचे था, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, वेरी इजी। एंड देन द कॉइल starts rotating clockwise. उसके बाद कॉइल जो है वर्टिकल पोजीशन से ऐसे रोटेट करना शुरू हुआ। कॉइल जो है ऐसे वर्टिकल पोजीशन से ऐसे रोटेट करना शुरू हुआ, तो ऑब्वियसली खुद तो रोटेट नहीं करेगा, उसको रोटेट करवाना पड़ेगा, कॉइल को रोटेट करवाना पड़ेगा। आप हाथ से रोटेट करवा सकते हो, ठीक है, आप हाथ से रोटेट करवा सकते हो, या डैम में जो होता है ऊपर से पानी गिरेगा, ऊपर से पानी गिरेगा, उससे रोटेट हो सकता है। ठीक है, पानी गर्म करके स्टीम से, हाई प्रेशर स्टीम से भी उसको रोटेट करवाया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन इस कॉइल को रोटेट करवा के देना पड़ेगा, इस कॉइल को रोटेट करवा के देना पड़ेगा। आप रोटेट करवा रहे हो मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दे रहे हो, रोटेट करवा रहे हो मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दे रहे हो, विच इज अ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, इस कॉइल को अगर फॉर एग्जांपल मैं ही रोटेट करवाऊं, मैं रोटेट करवा रहा हूं, ठीक है, एक हैंडल लगाया यहाँ पे और कॉइल को मैं रोटेट करवा रहा हूं, तो कॉइल को मैंने बेसिकली क्या दिया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और यही रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विच इज बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी इसमें आएगा इन द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आया स्टूडेंट, समझ में आया? तो प्लीज ध्यान दीजिए। सो मान लेते हैं कॉइल अभी
वर्टिकल पोजीशन था, अभी रोटेट करना शुरू हुआ क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इन द फर्स्ट हाफ साइकिल, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इन द फर्स्ट हाफ साइकिल, इन द फर्स्ट हाफ साइकिल, फर्स्ट हाफ साइकिल मतलब PQ नीचे आ रहा है और RS ऊपर जा रहा है। PQ नीचे आ रहा है, RS ऊपर जा रहा है। इन द फर्स्ट हाफ साइकिल PQ मूव्स डाउनवर्ड एंड RS मूव्स अपवर्ड। समझ में आया होगा? PQ अगर नीचे आ रहा है तो RS तो ऊपर जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, देन फ्रॉम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्रॉम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, बहुत इजी। सो PQ किस ओर जा रहा है? PQ मूव्स डाउनवर्ड। सो वेरी सिंपल, देखते हैं PQ में किस ओर करंट आता है। सो PQ इज अ कंडक्टर, यस, और मैग्नेटिक फील्ड पे मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पे नीचे आ रहा है। ठीक है ना, PQ नीचे आ रहा है, RS ऊपर उठ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला हाफ साइकिल का बात कर रहे हैं हम लोग, इन द फर्स्ट हाफ साइकिल। सब क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। सो PQ नीचे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में नीचे आ रहा है। तो ध्यान से देखिए, मोशन नीचे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ इस ओर, तो करंट किस ओर आ गया? करंट किस ओर आया स्टूडेंट? यस, PQ को देखिए, करंट किस ओर आया? मोशन नीचे आ रहा है PQ, मैग्नेटिक फील्ड इस ओर, करंट किस ओर है स्टूडेंट्स? P से Q की ओर या Q से P की ओर? आप बोलोगे आराम से Q से P की ओर, Q से P की ओर। तो आप बोल सकते हो फ्रॉम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, करंट फ्लोज, क्या लिख रहा हूं? करंट फ्लोज towards the direction P2Q and P2Q in the arm PQ। PQ में किस ओर करंट जा रहा है स्टूडेंट्स? P2Q। ठीक है ना, मोशन, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, सॉरी Q2P, बाहर की ओर, Q2P। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? कंफ्यूज नहीं होना है। मोशन, मैग्नेटिक फील्ड, करंट किस ओर? बाहर की ओर, ये वाला करंट है इस ओर। तो इस ओर मतलब क्या? Q2P। ठीक है, बोला सही था, लिखते वक्त गलती किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। और PQ अगर नीचे आ रहा है तो RS किस ओर जा रहा है? ऊपर। हम लोगों ने लिखा भी है, एंड RS मूव्स अपवर्ड, तो देखते हैं, सिंपल, मोशन, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। तो करंट तो इस ओर है, मतलब S से R या R से S, ये है ना करंट, ये है करंट। तो ये मतलब S से R या R से S, S से R। एंड लिखेंगे हम लोग करंट्स एंड, अच्छा हम लोगों ने लिखा करंट फ्लोज टूवर्ड्स द डायरेक्शन Q2P इन द आर्म PQ एंड इन द डायरेक्शन किस ओर आया था स्टूडेंट्स? S से R ना, मोशन ऊपर आ रहा है ना, RS, PQ अगर नीचे आ रहा है तो RS तो ऊपर जा रहा है, मोशन, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, S to R in the direction S to R in the arm, क्या नाम है इसका? RS। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? प्लीज ध्यान दीजिए, हम लोगों ने पहले माना कि ये वर्टिकल पोजीशन में था। ठीक है, वर्टिकल पोजीशन में था ऐसे। ठीक है, PQ RS। तो ये हाफ साइकिल, ये PQ नीचे आया, RS ऊपर उठा।
पी क्यू नीचे आया, आर एस ऊपर उठा। ठीक है, सो पी क्यू किस ओर आया, नीचे, मोशन, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, क्यू टू पी करंट है, समझ में आ रहा है ना, क्यू टू पी करंट है स्टूडेंट्स, ये वाला सेंट्रल फिंगर क्यू टू पी। ठीक है, सो हम लोगों ने लिखा क्यू टू पी, ध्यान दीजिए। और पी क्यू अगर नीचे आ रहा है तो आर एस जो कंडक्टर है या आर एस जो आर्म है वो तो ऊपर उठेगा। ठीक है, सो मोशन, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, एस टू आर करंट जा रहा है। तो ओवरऑल देख लेते हैं, क्यू टू पी एस टू आर, क्यू टू पी एस टू आर। ठीक है, एस टू आर क्यू टू पी, मतलब करंट कुछ ऐसे जाएगा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स। इन द फर्स्ट हाफ साइकिल का बात हो रहा है, इन द फर्स्ट हाफ साइकिल का बात हो रहा है, एस टू आर क्यू टू पी, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, एस टू आर क्यू टू पी, एस टू आर क्यू टू पी, तो करंट कुछ ऐसे फ्लो होगा। दिख रहा है ना स्टूडेंट्स पूरा सर्किट। तो आप देखिए लोड में से राइट की ओर करंट जा रहा है, देखते रहना है, लोड में से राइट की ओर करंट जा रहा है, लोड में से किस ओर करंट जा रहा है स्टूडेंट्स, टुवर्ड्स राइट। ठीक है, तो आप चाहो तो लिख सकते हो, हियर द करंट थ्रू द लोड, here the current through the load flows towards right। आया समझ में स्टूडेंट्स, एस टू आर क्यू टू पी, समझ में आया। तो लोड से किसको करंट जाया था, देखिए एस टू आर क्यू टू पी, लोड से राइट की ओर करंट जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट हाफ साइकिल जब पी क्यू नीचे आ रहा था और एस आर ऊपर उठ रहा था। ठीक है, पी क्यू आर एस, तो ये हो गया, यहां से शुरू हुआ वर्टिकल पोजीशन, यहां से ये नीचे आया, पी क्यू नीचे आया, आर एस ऊपर उठा। तो ये तो फर्स्ट हाफ साइकिल हुआ, क्योंकि पी क्यू नीचे आया, अभी पी क्यू जैसे फिर से ऊपर आएगा, ऊपर से शुरू किया था, जैसे घूम के फिर से ऊपर आएगा तब जाके एक कंप्लीट साइकिल होगा। समझ में आ रहा है, तो अभी पी क्यू नीचे है, फर्स्ट हाफ साइकिल के बाद पी क्यू नीचे है, अभी पी क्यू फिर से ऊपर आएगा, सेकेंड हाफ साइकिल मतलब एक कंप्लीट साइकिल। सो इन द सेकेंड हाफ साइकिल, स्पेस थोड़ा कम है स्टूडेंट्स, इन द सेकेंड हाफ साइकिल पी क्यू मूव्स अपवर्ड। अगर देखने में कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तब भी आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं बोल भी रहा हूं स्टूडेंट्स, इन द सेकेंड हाफ साइकिल पी क्यू मूव्स अपवर्ड एंड आर एस डाउनवर्ड। ठीक है, सेम टू सेम लिखना है। उसके बाद फ्रॉम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल करंट फ्लोज टुवर्ड्स द डायरेक्शन। इस बार देखते हैं डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन वाला चीज लिखूंगा अभी मैं, हाँ डायरेक्शन वाला चीज यहाँ पे लिखूंगा, बाकी लैंग्वेज नहीं लिखूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस बार पी क्यू ऊपर आ रहा है, पी क्यू ऊपर आ रहा है फिर से, मतलब सेकंड हाफ साइकिल का बात हो रहा है, पी क्यू नीचे आया था फिर से ऊपर। तो देख लीजिए डायरेक्शन, देख लीजिए, मोशन ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इस ओर हमेशा, नॉट टू साउथ, करंट इस ओर, करंट इस बार इस ओर आया। तो इस ओर मतलब क्या, पी टू क्यू, इस ओर मतलब क्या, पी टू क्यू। ये कॉइल बेसिकली ऐसे रखा हुआ है, सो इस ओर पी टू क्यू। सो फिर से मोशन, पी क्यू किस ओर जा रहा है, अपवर्ड, पी क्यू मूव्स अपवर्ड एंड आर एस डाउनवर्ड, मोशन, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, तो पी टू क्यू। सो करंट जा रहा है पी टू क्यू इन आर्म पी क्यू। ठीक है, और पी क्यू अगर ऊपर उठ रहा है तो आर एस तो नीचे आ रहा है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, वेरी इजी। सो आर एस नीचे, मोशन, मैग्नेटिक फील्ड, मोशन, मैग्नेटिक फील्ड, करंट किस और, आर टू एस, आर टू एस। सो करंट आर टू एस जा रहा है इन आर्म आर एस। ठीक है, तो देखते हैं पी टू क्यू आर टू एस, मतलब करंट कुछ ऐसे जा रहा है।
लोड को देखना स्टूडेंट्स, P2Q R2S, सही है ना, P2Q R2S। लोड को देखना है, लोड को देखना है, लोड को। इस बार देखिए लोड से लेफ्ट की ओर करंट जा रहा है, लोड में से लेफ्ट की ओर करंट जा रहा है स्टूडेंट्स, लोड में से लेफ्ट की ओर करंट जा रहा है। ठीक है, आप लिख सकते हो सेम, हियर द करंट थ्रू द लोड फ्लोज टुवर्ड्स लेफ्ट, हियर द करंट थ्रू द लोड फ्लोज या मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट। तो स्टूडेंट्स क्लियरली हम लोगों ने देखा कि इन द फर्स्ट हाफ साइकिल जब PQ नीचे आया, लोड में से करंट किस ओर गया, टुवर्ड्स राइट। एंड इन द नेक्स्ट हाफ साइकिल जब PQ नीचे आने के बाद फिर से ऊपर आ रहा है, लोड में से करंट किस ओर गया, टुवर्ड्स लेफ्ट, इस ओर। तो करंट एक बार राइट जा रहा है, एक बार लेफ्ट जा रहा है। तो बेसिकली अगर इन द फर्स्ट हाफ साइकिल करंट अगर ऐसे जा रहा है, तो इन द नेक्स्ट हाफ साइकिल करंट ऐसे जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन। समझ में आया स्टूडेंट्स? सो दिस इज नथिंग बट ऑल्टरनेटिंग करंट। तो यहां पे आप लिख सकते हो देयरफॉर द इंड्यूस्ड करंट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, देयरफॉर द इंड्यूस्ड करंट इज एन ऑल्टरनेटिंग करंट। क्लियर स्टूडेंट्स? यहां तक समझ में आया? स्टूडेंट्स यहां पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, अभी हम लोग उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन देखेंगे। ठीक है, सो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आप लिख सकते हो एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ। ध्यान देना स्टूडेंट्स, let the coil rotates with uniform angular speed, uniform angular speed ओमेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कॉइल का घूमने का स्पीड, बेसिकली इसको हम लोग कहते हैं एंगुलर स्पीड। ये सब क्लास 11 में पढ़ाया जाता है, टेंशन नहीं लेना है, समझ में आएगा। सो कॉइल का एंगुलर स्पीड क्या है, ओमेगा है, और वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड एट टाइम इक्वल्स टू 0 एंड इनिशियली लिख लेता हूं, एंड इनिशियली the coil is in vertical position, coil is in vertical position। ठीक है, सो ध्यान देना स्टूडेंट्स। सो कॉइल जो है घूम रहा है विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, और इनिशियली कैसा पोजीशन में था, वर्टिकल पोजीशन में था, वर्टिकल पोजीशन। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? तो ध्यान दीजिए प्लीज, हम लोगों ने माना कि इनिशियली था वर्टिकल पोजीशन पे ऐसे। ठीक है, सो दिस इज, ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल टू द कॉइल, और ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड। सभी देख सकते हो आप, दोनों के बीच में एंगल कितना है स्टूडेंट्स, 0। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये कॉइल अभी रोटेट हो रहा है विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा। ठीक है, तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, टाइम जब 0 था, कॉइल वर्टिकल था, ये ब्लू मार्कर नॉर्मल टू द कॉइल दिखा रहा है, और ये ब्लैक मार्कर मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड है।
ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? नो। सो अभी थीटा कितना है स्टूडेंट्स? 0। थीटा कितना है? 0। अभी ध्यान देना है, इन टाइम टी कॉइल ने रोटेट किया, इन टाइम टी कॉइल ने रोटेट किया, इन टाइम टी कॉइल ने रोटेट किया, कितना एंगल? तो आप बोलोगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कितना एंगल घुमा, इज इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट्स? सो यहां पे देखो, 10 इन टाइम टी, ठीक है, 10 इन टाइम टी, 2 बार लिख लिया क्या? 10 इन टाइम टी coil rotates by angular displacement, यानी कि कितना एंगल घुमा इज इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट? समझ में आ रहा है या नहीं आया? आया? ये चीज आपको पता होना चाहिए, ये क्लास 11 में पढ़ाया जाता है कि अगर एंगुलर स्पीड कांस्टेंट हो देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, ठीक है, कितना एंगल घुमा दैट इज बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इज इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, फिर भी टाइम जब 0 था हम लोगों ने माना कि कॉइल वर्टिकली था, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये तो मैग्नेटिक फील्ड, ये तो इसी और ही है, ठीक है। सो दिस इज टाइम 0, देन इन टाइम टी कितना एंगल घुमा, कितना एंगल घुमा, कॉइल कितना एंगल घुमा, समझ में आ रहा है ना? कॉइल कितना एंगल घुमा, इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। टी टाइम में कॉइल कितना एंगल घुमा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, सो ध्यान दीजिए, तो कॉइल जितना एंगल घुमा, कॉइल जितना एंगल घुमा वही एंगल आया, दैट इज द सेम एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द कॉइल। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? अभी थीटा कितना है बोलिए, अभी थीटा कितना है? आप बोलोगे 0। मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल बोथ आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, ठीक है। अभी ये कॉइल जितना घूमेगा, ये नॉर्मल भी तो उतना ही एंगल घूमेगा, ठीक है। ये नॉर्मल तो इसके साथ फिक्स है ना स्टूडेंट्स, ये कॉइल जितना एंगल घूमेगा ये नॉर्मल भी तो उतना ही एंगल घूमेगा। क्लियर? सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ये इनिशियल सिचुएशन, मैग्नेटिक फील्ड तो इसी और रहेगा, ठीक है, समझ में आया? तो अभी थीटा कितना है स्टूडेंट्स? एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 थीटा कितना है? 0। नेक्स्ट, इन टाइम टी कॉइल कितना एंगल घुमा? थीटा। कॉइल कितना एंगल घुमा? थीटा। कॉइल कितना एंगल घुमा? थीटा। समझ में आया? एंड इफ आई आस्क यू व्हाट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द कॉइल, इट इज अगेन थीटा ओनली। समझ में आया? आया स्टूडेंट्स? आया? क्योंकि कॉइल जितना एंगल घूमेगा ये नॉर्मल भी तो उतना ही एंगल घूमेगा। समझ में आया होगा? ऑब्वियसली आया होगा। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स यहां तक? नो। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो। Therefore, flux linked with the coil in time, at time t. Flux linked with the coil at time t. क्या होगा स्टूडेंट्स? phi equals to ध्यान से सुनना है, phi equals to b a cos of theta. phi equals to b a cos of theta. मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पे यूनिफॉर्म है, ठीक है। और मान लेते हैं इस कॉइल में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है n, इस कॉइल में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है n,
तो टोटल फ्लक्स लिंक विद द कॉइल क्या होगा, n टाइम्स बी ए कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, ये सब तो हम लोग को आता है, ठीक है ना, ठीक है। और हम लोग लिख सकते हैं फाई इक्वल्स टू एन बी ए कॉस ऑफ थीटा ना लिख के हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा टी। ओमेगा टी, व्हाट इज ओमेगा स्टूडेंट्स, व्हाट इज ओमेगा? इट इज एंगुलर स्पीड ऑफ द कॉइल। कॉइल जो रोटेट कर रहा है उसका एंगुलर स्पीड विच इज यूनिफॉर्म, विच इज कांस्टेंट। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो। फाई इक्वल्स टू एन बी ए कॉस ऑफ थीटा के जगह पे लिखा ओमेगा टी। व्हाट इज एन हियर? व्हाट इज एन हियर? आप चाहो तो साइड में लिख सकते हो, इट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। व्हाट इज बी? इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज ए? इट इज फेस एरिया ऑफ द कॉइल। समझ में आया स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? सो देयरफॉर फ्रॉम Faraday's law, from Faraday's law, from Faraday's law, induced EMF at time t, induced EMF at time t क्या होगा स्टूडेंट्स, क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट, इज इक्वल्स टू क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, ठीक है। सो ध्यान देना स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन आप लोगों को आता है, फाई के जगह पे बिठाएंगे एन बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। डिफरेंशिएशन सभी को आता है ना स्टूडेंट्स, सो कंसेंट्रेट। एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, कांस्टेंट बाहर आ गया। बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन यूनिफॉर्म है तो कांस्टेंट है बाहर। ए इज फेस एरिया ऑफ द कॉइल विच इज अगेन कांस्टेंट, सो बाहर। तो क्या होगा? डीडीटी ऑफ कॉस ओमेगा टी। बेकार में स्टेप्स नहीं बनाएंगे स्टूडेंट्स, डीडीटी ऑफ कॉस ओमेगा टी। तो डीडीटी ऑफ कॉस ओमेगा टी क्या होगा? डीडीटी ऑफ कॉस ओमेगा टी होगा माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी। डीडीटी ऑफ कॉस ओमेगा टी क्या होगा? माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी। लेकिन डीडीटी ऑफ कॉस टी होता तो माइनस साइन टी लिखते, बात खत्म। अगर डीडीटी ऑफ कॉस टी होता तो माइनस साइन टी लिखते, बात खत्म। लेकिन ये तो डीडीटी ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी है, ये तो सिंपली टी नहीं है, तो ओमेगा टी को और एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये सब चीज आप लोगों को पता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो E इक्वल्स टू, ये ओमेगा तो कांस्टेंट है, बार बार बोला हूं मैंने, यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड, यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है ये। सो ओमेगा बाहर आएगा, डीडीटी ऑफ टी क्या होगा? 1। ओमेगा बाहर आएगा, डीडीटी ऑफ टी क्या होगा? 1। सो बेसिकली यहां से क्या आया? ओमेगा। ओमेगा बाहर, डीडीटी ऑफ टी 1, सो ओमेगा आया, और माइनस माइनस प्लस, सो एन बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ एट टाइम टी। किसी एक टाइम टी में इसमें कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा? एन बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको पूछूं ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे साइन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू बिठा दो तो ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ जाएगा। ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? आप बोलोगे साइन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू बिठा दो, ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो बिठाते हैं, साइन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1। तो 1 अगर बिठाया तो ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू क्या आया? एन बी ए ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई 1, यानी कि एन बी ए ओमेगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? तो हम लोग लिखेंगे कि E नॉट इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा इज द maximum value of induced EMF, is the maximum value of induced EMF. NBA omega is the maximum value of induced EMF. समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? कोई प्रॉब्लम? नो। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ को हम लोगों ने ई नॉट लिखा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ को हम लोगों ने ई नॉट निकाला,
ई नॉट मतलब लिखा हम लोगों ने, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ को हम लोगों ने ई नॉट लिखा। ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाला? ये सब तो कांस्टेंट है, ये सब तो कांस्टेंट है। सो ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा आपको? जब आप साइन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू बिठाओगे। साइन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है 1, तो ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू क्या आया? NBA ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई 1, यानी कि NBA ओमेगा। सो NBA ओमेगा इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। उसको हम लोगों ने डिनोट किया ई नॉट से, उसको हम लोगों ने डिनोट किया ई नॉट से, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? व्हाट इज ई नॉट? इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये कैसा ईएमएफ है? कैसा ईएमएफ है? ये एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है स्टूडेंट्स, ये एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है। इसके बारे में सब कुछ क्लियर हो जाएगा इन द नेक्स्ट चैप्टर, जहां पे हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट को लेके ही डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग एक ग्राफ देखेंगे बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड ओमेगा टी, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ अभी हम लोगों ने डिराइव किया था स्टूडेंट्स, इट इज E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ एट एनी टाइम t वर्सेस ओमेगा टी। ओमेगा टी क्या था? बेसिकली थीटा था। ओमेगा टी क्या था? बेसिकली थीटा था। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? सो यहाँ पे फिगर में मैंने बेसिकली डिफरेंट पोजीशन दिखाया हुआ है कॉइल का एट डिफरेंट टाइम। सो प्लीज ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। सो सबसे पहले हम लोगों ने ये माना था कि कॉइल जो है वो वर्टिकल पोजीशन में है। सो मैग्नेटिक फील्ड तो ऑब्वियसली नॉर्थ से साउथ की ओर ईस ओर है, ठीक है। और नॉर्मल किस ओर है स्टूडेंट्स? नॉर्मल टू द कॉइल ईस ओर, ठीक है। सो थीटा यानी कि ओमेगा टी कितना? आप देख सकते हो बोथ आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, तो कितना होगा? 0 डिग्री। तो ईएमएफ कितना होगा तब? ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी ना। तो ओमेगा टी की जगह पे आप बिठाओगे 0 डिग्री, साइन ऑफ 0 इज 0, तो ईएमएफ कितना हो गया? 0। प्लॉट करते हैं स्टूडेंट्स। तो जब 0 डिग्री ईएमएफ कितना? 0। जब 0 डिग्री ईएमएफ कितना? 0, ठीक है ना। नेक्स्ट ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। तो नॉर्मल इस ओर था, जैसे ही कॉइल घुमा, कॉइल ऐसे था ना, यहाँ पे ऐसे हो गया, तो नॉर्मल ऐसे था, इस ओर आ गया। समझ में आ रहा है? तो इस ओर है अभी नॉर्मल। समझ में आया ना स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? और मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ से साउथ इसी ओर ही है अभी भी। पहले नॉर्मल इस ओर था, यहाँ पे कॉइल कितना घुमा? 90 डिग्री, तो नॉर्मल भी कितना घुमा? 90 डिग्री। समझ में आया ना? नॉर्मल तो कॉइल के साथ फिक्स्ड है, कॉइल घूमेगा तो नॉर्मल भी घूमेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ओमेगा टी कितना है, यानी कि थीटा कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो ओमेगा टी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ईएमएफ क्या होगा तब? E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ऑफ 90 डिग्री। साइन 90 कितना होता है? 1। सो E इक्वल्स टू ई नॉट, ठीक है ना। सो 90 डिग्री में कितना है स्टूडेंट्स? ई नॉट। तो अच्छा, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट है, एक सेकेंड, ये कोऑर्डिनेट मान लेते हैं ई नॉट और ये कोऑर्डिनेट माइनस ई नॉट, ठीक है। सो प्लॉट करते हैं स्टूडेंट्स। जब ओमेगा टी 90 डिग्री, तब ई का वैल्यू कितना? ई नॉट, मतलब ये हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट, कॉइल और घुमा 90 डिग्री। कॉइल अगर और घूमेगा 90 डिग्री, कॉइल हम लोगों ने माना कि क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। यहाँ पे ऐसे था, यहाँ पे ऐसे हुआ, अभी ऐसे हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे था यहाँ पे, तो ऐसे हो गया, ठीक है। तो इस बार नॉर्मल कैसे होगा? तो नॉर्मल तो फिर से घूमेगा, नॉर्मल अभी इस ओर आ चुका है स्टूडेंट्स, क्लियर। और मैग्नेटिक फील्ड तो इस ओर ही है,
ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ओमेगा टी कितना 180 डिग्री, ठीक है। तो E इक्वल्स टू ए नॉट साइन ऑफ 180 डिग्री। साइन ऑफ 180 डिग्री क्या होता है स्टूडेंट्स, जीरो होता है, फिर से साइन 0 0, साइन ऑफ 180 डिग्री भी 0, तो E इक्वल्स टू हो जाएगा 0। तो प्लॉट करते हैं कि ओमेगा टी जब 180 डिग्री, ओमेगा टी जब 180 डिग्री, तब ईएमएफ कितना 0, तो यही होगा कोऑर्डिनेट। ईएमएफ कितना 0, तो यही है कोऑर्डिनेट। समझ में आया स्टूडेंट्स, आया। देन फिर से कॉइल और घुमा, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे था, अभी ऐसे हुआ, ठीक है। तो नॉर्मल और घुमा, समझ में आया स्टूडेंट्स, आया। यहाँ पे ऐसे था नॉर्मल, यहाँ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड तो वही, और नॉर्थ टू साउथ। तो ये है थीटा, यानी कि ओमेगा टी। ये कितना स्टूडेंट्स, 180 प्लस 90, बेसिकली 270 डिग्री। तो ईएमएफ क्या होगा, ए नॉट साइन ऑफ 270 डिग्री, ठीक है। तो साइन 90 होता है 1, साइन 270 होता है -1, ये हो गया माइनस ई नॉट, बिकॉज साइन 270 इज -1, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ध्यान दीजिए, प्लॉट करते हैं। सो ओमेगा टी जब 270, ईएमएफ कितना माइनस ई नॉट, ये यहां पे कुछ, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ठीक है, देन 360 डिग्री घुमा, मतलब वहीं पे आ चुका है बेसिकली, ठीक है ना, 0 डिग्री में आ चुका है बेसिकली। पूरा एक उसका साइकिल कंप्लीट हो गया, एक रोटेशन कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। सो ओमेगा टी इक्वल्स टू 360 डिग्री होगा इस बार, ठीक है ना। नॉर्मल फिर से घूम के इस ओर आ गया, ठीक है। दिस इज एन एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आ रहा है ना। तो पूरा घूम के ऐसे आ गया, समझ में आ रहा है कि नहीं। सो इस बार ओमेगा टी इक्वल्स टू 360, समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स। तो ये वाला और ये वाला पोजीशन बेसिकली सेम ही है, एक रोटेशन कंप्लीट हुआ। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स। सो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे ईएमएफ क्या होगा, ए नॉट साइन ऑफ 360 डिग्री। तो 0 डिग्री जो है 360 डिग्री भी तो वही है, क्योंकि एक रोटेशन के बाद 360 डिग्री आता है। तो साइन 0 इज 0, साइन 360 इज ऑल्सो 0, ठीक है। सो E इक्वल्स टू, बिकॉज साइन 360 डिग्री 0, तो ईएमएफ कितना 0, ठीक है। सो ध्यान दीजिए, ड्रॉ करते हैं, मतलब प्लॉट करते हैं, सॉरी। ओमेगा टी जब 360 डिग्री, तब ईएमएफ कितना 0, ठीक है। सो दिस आर द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ज्वाइन करते हैं स्टूडेंट्स। तो ठीक है, मैं डॉट डॉट करके ड्रॉ कर लेता हूं आप लोग को, लेकिन डॉट डॉट करके नहीं देना है, कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। मतलब कंटिन्यूअसली कार्व ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा डॉट डॉट करके ड्रॉ कर लेता हूं तो थोड़ा अच्छा दिखेगा शायद। दिस इज द ग्राफ, ठीक है ना। आपको स्टूडेंट्स डॉट डॉट करके नहीं ड्रॉ करना है, देखिए। सो दिस इज द ग्राफ, समझ में आया स्टूडेंट्स, आया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे 0 डिग्री ना लिख के, यहाँ पे डिग्री में ना लिख के आप इन टर्म्स ऑफ रेडियन भी लिख सकते हो। 0 रेडियन, π/2, देन पाई रेडियन, देन 3π/2 या 2π रेडियन। समझ में आया स्टूडेंट्स। इनको हम लोग डिफरेंट फेज भी कहते हैं, डिफरेंट फेज भी कहते हैं। समझ में आ रहा है, इनको हम लोग डिफरेंट फेज भी कहते हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स। ना स्टूडेंट्स, इस और हम लोग ओमेगा टी एक्सिस ना लिख के, इस और हम लोग ओमेगा टी एक्सिस ना लेके हम लोग टाइम एक्सिस भी ले सकते थे, ठीक है। ध्यान देते स्टूडेंट्स, ग्राफ सेम ही आएगा ऑब्वियसली। इस बार सिर्फ हम लोग यहाँ, ये सब तो ओमेगा टी का
डिफरेंट वैल्यूज है, हम लोग टाइम का डिफरेंट वैल्यूज बिठाएंगे। ठीक है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। यहां से यहां तक 0 डिग्री से 360 डिग्री तक एक चक्कर लगाया, 1 कंप्लीट रोटेशन हुआ। तो 1 कंप्लीट रोटेशन को हम लोग 1 कंप्लीट रोटेशन होने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? टाइम पीरियड। 1 कंप्लीट रोटेशन होने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। सो यहां से यहां तक टाइम कितना लगा स्टूडेंट्स? टाइम पीरियड, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो ये 1/4 है, 1/4, 1/4, 1/4। समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना? ये क्या है? टाइम पीरियड को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, सो ये अगर 0 है टाइम, ये अगर टाइम 0 है तो ये क्या हुआ? T/4। ठीक है, यहां से यहां तक और T/4 ऐड होगा, सो T/4 प्लस T/4 क्या होगा? T/2। ठीक है, यहां से यहां तक और T/4 ऐड होगा, सो T/2 प्लस T/4 क्या होगा? T/2 प्लस T/4 क्या होगा? 3T/4। यहां से यहां तक और T/4 ऐड हुआ, सो 3T/4 प्लस T/4 इट्स T। ठीक है, सो ये है टाइम कोऑर्डिनेट्स। और ये सब क्या है स्टूडेंट्स? ये सब क्या है? डिफरेंट डिफरेंट ओमेगा टी, और ये है डिफरेंट डिफरेंट टाइम। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? समझ में आया? स्टूडेंट्स हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि EMF कैसे वेरी कर रहा है। EMF कैसे वेरी कर रहा है? इस टाइप का वेरिएशन को स्टूडेंट्स साइनोसॉइडल वेरिएशन कहते हैं। साइनोसॉइडल। ठीक है, इस टाइप का वेरिएशन को साइनोसॉइडल वेरिएशन कहते हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? इस EMF को कहा जाता है ऑल्टरनेटिंग EMF, क्योंकि उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग करंट है, ठीक है, वो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। हाफ साइकिल ऐसे दौड़ेगा और नेक्स्ट हाफ साइकिल ऐसे दौड़ेगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? हाफ साइकिल अगर ऐसे दौड़ा तो नेक्स्ट हाफ साइकिल ऐसे दौड़ेगा। और क्योंकि EMF साइनोसॉइडल है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग करंट भी साइनोसॉइडल होता है, विच इज एन ऑल्टरनेटिंग करंट। और ये कैसा EMF? ऑल्टरनेटिंग EMF। ठीक है, वो आगे जाके इन द नेक्स्ट चैप्टर और अच्छी तरह से क्लियर होगा। समझ में आया ना स्टूडेंट्स? आया?